हेलो एवरीवन, आज हम कर रहे हैं हिंदी पेडागोजी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि प्रीवियस ईयर्स में भी बहुत बार आ चुके हैं। तो कुछ 10 से 12 क्वेश्चन जो आज हम ले रहे हैं, बाकी जो है हम अपने नेक्स्ट सेशन में लेंगे। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो बार बार पूछे जाते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल है हमारे पास निम्नलिखित में से किस शिक्षण शास्त्र का जो अर्थ है कि बच्चों के अनुभवों और उनकी जो है सक्रिय भागीदारी को प्रमुखता देनी चाहिए। इस प्रकार के शिक्षण शास्त्र के लिए बच्चों के मनोवैज्ञानिक विकास तथा रुचियों को ध्यान में रखकर अधिगम की योजना बनानी चाहिए। यानी कि बच्चे का इंटरेस्ट किस चीज़ में है, उसकी रुचि किस चीज़ में है, उसके लिए क्या सही है, उसके तरीके से जो है हम अपने करिकुलम को या अपनी जो लर्निंग बच्चे को पढ़ाई जा रही है मेथड्स को चूज़ करें। तो इसको आप क्या कहते हैं? आपने बहुत बार पढ़ा ही है इसको, बीएड के अंदर इंग्लिश पेडागोजी में भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसमें जो है किस चीज़ पर बल दिया जा रहा है? तो ये जो है एक तरह से अगर आपने ऑप्शन देखे होंगे, शिक्षार्थी या फिर बाल केंद्रित कहते हैं, शिक्षक केंद्रित कहते हैं, या फिर विस्तारवादी, इस तरह की योजना को कहते हैं। क्या बोलते हैं हम इसको? हम इसको क्या बोलते हैं? बाल केंद्रित। ठीक है, जैसे हम चाइल्ड सेंटर्ड कहते हैं ना, चाइल्ड सेंटर्ड जो है अप्रोच हमें यूज़ करनी चाहिए। ओके, तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, समालोचनात्मक जो शिक्षण शास्त्र है वो दृढ़ता से किस बात पर विश्वास रखता है? अब इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब क्रिटिकल जो पैडागोजी है, जो पैडागोजी वर्ड आप यूज़ करते हो, इंग्लिश पैडागोजी, हिंदी पैडागोजी, साइंस पैडागोजी, है ना। तो पैडागोजी का मतलब क्या? और यहाँ पे फिर जो है आगे लिखा जा रहा है समालोचनात्मक, मतलब क्रिटिकल जो पैडागोजी होती है वो एक्चुअली में किस चीज़ पर बल देती है? हाँ, वो हमें जो है, अगर आपने इस चैप्टर को पढ़ा होगा तो उसमें जो हम बताते हैं कि वो ज़्यादातर अनुभव पे बल देती है कि हम जो है एक्सपीरियंस करें चीज़ों को, प्रैक्टिकली उन चीज़ों को करें, लर्निंग बाय डूइंग चीज़ें करें। ठीक है, तो इस चीज़ पे विश्वास रखते हैं। तो ऑप्शन एक बार देख लेते हैं। बच्चे विद्यालय के बाहर जो कुछ भी सीखते हैं वह अप्रासंगिक है। ठीक है, मतलब उसका कुछ लेना देना नहीं है उस चीज़ से जो पढ़ रहे हैं वो बाहर। शिक्षार्थियों के अनुभव तथा दृष्टिकोण जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है। शिक्षक को सदैव कक्षा निर्देशों में ही रहना चाहिए, मतलब उसके आगे रहना चाहिए। शिक्षार्थियों को स्वतंत्र रूप से तर्क करने की आवश्यकता नहीं है। तो आप देखेंगे कि साफ साफ यहाँ पे तो ये प्रीवियस ईयर्स में जो है बहुत बार ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं ऐसे, और पूछा भी गया है। ये प्रीवियस ईयर्स का ही क्वेश्चन है और देखेंगे सारे जो है वैसे ही ऑड हैं। ठीक है, गलत बात कर रहे हैं। तो एक ही जो चीज़ है वो सही बात कर रही है, वो है शिक्षार्थियों के अनुभव तथा दृष्टिकोण महत्वपूर्ण है। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास, यदि शिक्षक नया पाठ पढ़ाने से पहले विद्यार्थियों को मनोरंजन से जुड़ी गतिविधियों में संलग्न करते हैं तो उसका क्या उद्देश्य है? मतलब पाठ पढ़ाने से पहले थोड़ा सा उनकी रुचि बनाने के लिए जो है उनको कुछ जो ना हंसी मजाक करते हैं उससे रिलेटेड, है ना, ताकि उनका इंटरेस्ट पैदा हो, उनका कॉन्सेंट्रेशन जो है, जो अटेंशन है वो डिवाइडेड है। इस तरह से बहुत सारे टीचर जो है पहले मतलब एक तरह इन्वायरमेंट बनाते हैं। तो ऐसा क्यों किया जाता है? उसका क्या उद्देश्य है? विद्यार्थियों का ध्यान हटाना, ठीक है, या फिर पाठ आरंभ मतलब करने से पूर्व विद्यार्थियों को अनुशासन में करना, कार्यभार को कम करना, या फिर विद्यार्थियों में प्रोत्साहन और उत्साह का संचार करना। तो आपका कौन सा आंसर राइट लग रहा है? जल्दी से आप अपने माइंड में सोचें। तो अगर आपने क्लिक कर लिया होगा तो इसका जो आंसर है वो है हमारे पास ऑप्शन नंबर डी, विद्यार्थियों में प्रोत्साहन और उत्साह का संचार करने के लिए, ताकि वो इंटरेस्ट लें क्लास के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मनुष्य अनुभव के माध्यम से भाषा ठीक उसी प्रकार से सीखते हैं जिस प्रकार से अन्य कौशल सीखते हैं। उस पर विचार यह किस विचार के सिद्धांत की ओर संकेत करता है? तो हमने जो है सीडीपी के अंदर ये सारे ही कवर करे हैं, तो अगर आपने नहीं किए हैं तो बहुत ज़रूरी है इन चारों के बारे में पढ़ना। तो आपको प्लेलिस्ट में इनसे रिलेटेड सब मिल जाएगा। इसके जो स्टीफन क्रेशन है, ठीक है, एक वो ये 5 जो है इनसे रिलेटेड क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाते हैं। ठीक है, तो स्टीफन क्रेशन जो है अभी उनका नहीं करा है, उसको हम बहुत जल्दी कवर कर लेंगे एक शॉर्ट वीडियो के अंदर। तो आज इसी जो वीक के अंदर वो अपलोड कर दी जाएगी। बाकी चॉम्स्की का आपको पता ही है कि उन्होंने जो है एलईडी डिवाइस के बारे में बोला हुआ, यूनिवर्सल नॉलेज जो होती है। प्याजे ने जो है कॉग्निटिव डेवलपमेंट के लिए कहा हुआ है, और उसने जो सीरीज़ दी है कि जैसे जैसे एज बढ़ती है वैसे वैसे कॉग्निशन का विकास होता है। इसके अलावा उन्होंने कंस्ट्रक्टिव जो क्लासरूम है उसके बारे में बोला है कि कंस्ट्रक्टिविज्म होना चाहिए। वाइगोस्की में पता है सोशलिज्म की बात करते हैं, कल्चरिज्म की बात करते हैं, और इन्होंने जो जीडीपी है, मोर नॉलेजेबल अदर जो पर्सन है वो कैसे सहायता करता है, ठीक है, उसकी ये बात करते हैं। इसके अलावा जो
खुद से सोचता है उसको क्या बोलते हैं, अंतक्रिया करते हैं। तो ऐसी जो है इन्होंने बातें कही हैं। जो स्किनर है वो बात करते हैं अनुभव की, वो बात करते हैं उद्दीपन की अनुक्रिया होती है, वो बात करते हैं एक तरह से प्रोत्साहन करने की, जिसे हम री इन्फोर्समेंट कहते हैं कि अगर आप रिवॉर्ड देने की, ठीक है। तो ये जो 4 बातें करते हैं, ठीक है, कि एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है, बच्चे को, और वो SR जो टेक्नोलॉजी है ना, कि स्टिमुलस और रिस्पॉन्स, उद्दीपन और जो अनुक्रिया जो है वो होनी चाहिए, तो उसकी बात करते हैं। तो यहाँ पे अगर क्वेश्चन देखा जाए तो क्या कहता है, मनुष्य अनुभव के माध्यम से भाषा को सीखते हैं। तो अनुभव की जो बात, एक्सपीरियंस की बात है, वो स्किनर ने करी है, ठीक है। जैसे उनको कुछ प्रोवाइड किया जाता है, वो उससे सीखते हैं, अनुक्रिया से, उद्दीपन से सीखते हैं, उनको एक एक्सपीरियंस आता है, फिर दूसरी बार जो है फिर वो करते हैं और एक्सपीरियंस आता है, रिपीटिशन की जो बात है वो इन्होंने की है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, रचनावादी जो कक्षा है उसमें शिक्षार्थी किस प्रकार से कार्य करते हैं? समूह और अंतक्रिया करते हैं तथा कक्षा में वाजे करते हैं, अपनी कापियों में सभी विकल्प लिखते हैं, केवल शिक्षण के साथ ही अंतक्रिया करते हैं, किसी भी तरह की अंतक्रिया नहीं करते हैं। जब जो है रचनावादी जो क्लास, इसमें से आप खुद सोच सकते हैं कि कौन सी जो हम रचनावादी क्लास मानेंगे। इसमें से जब कॉपियाँ सभी विकल्प लिखते हैं तो उसको तो कोई क्रिएटिविटी उसमें हो नहीं रही है ना, कोई रचना उसमें हो नहीं रही है, केवल शिक्षक के साथ अंतक्रिया कर रहे हैं, किसी भी तरह की अंतक्रिया नहीं करते, तो बिल्कुल ही गलत हो गया। और समूह के अंदर जब अंतक्रिया करते तो ओब्वियसली तथा कक्षा में आवाज़ें करते हैं, तो इसका मतलब कुछ तो प्रोड्यूस हो रहा है ना। यहाँ पे जो लास्ट लाइन है उसको नेगेटिव नहीं लो, जो फर्स्ट लाइन है उससे रिलेट करो कि बच्चे जब है आपस में कुछ अंतक्रिया मतलब डिस्कशन कर रहे हैं किसी टॉपिक के ऊपर, तो ओब्वियसली आवाज़ तो क्लासरूम में आती है, लेकिन वो कुछ ना कुछ एक्सचेंज करते हैं अपनी नॉलेज को, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो ए है वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है, वो ज़्यादा जो है इसका आंसर सही रहेगा, तो ए इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भाषा शिक्षण के सिद्धांत के रूप में नहीं लिया जा सकता? भाषा शिक्षण के सिद्धांत के रूप में, प्रिंसिपल्स जो हम कर चुके हैं फर्स्ट चैप्टर के अंदर, भाषा शिक्षण के प्रिंसिपल्स क्या है, उसमें नहीं लिया जा सकता। इन चयन में चयन तथा श्रेणियों में बांटना, विशिष्ट रूप से पठन कौशल पर बल देना, मतलब एक ही भी तुम्हें स्पीकिंग करनी है, एकीकृत तरीके से शिक्षण करना, मतलब सारे कौशलों के ऊपर बल देना, अधिक से अधिक अवसर देना। तो हमने देखा है कि दोनों चीज़ें, अगर फर्स्ट देखा जाए चयन और श्रेणियों में बच्चों को बांट देंगे तो इससे तो क्या ही सोल्यूशन मिलेगा। विशिष्ट रूप से सिर्फ एक ही कौशल पर बल देंगे तो वो भी सोल्यूशन नहीं है। लास्ट सी और डी है, ठीक है। एकीकृत तरीके से शिक्षण करना और अधिक से अधिक अवसर देना, दोनों ही राइट है, ठीक है। सी भी राइट है, डी भी राइट है, लेकिन अधिक से अधिक अवसर जो है वो सिर्फ बोलने में ही दिए जाते हैं। जब हम ये बात करते हैं कि स्पीकिंग स्किल्स बढ़ानी है, तब हम बात करते हैं कि बच्चे को ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोजर दो तो उसकी स्किल बढ़ेगी। लेकिन अगर हम सिद्धांत की बात करें और ओवरऑल सिर्फ हमें स्पीकिंग ही तो नहीं इम्प्रूव करनी, राइटिंग भी, लिसनिंग भी इम्प्रूव करनी है ना, तो उसके लिए आप क्या करेंगे? तो उसके लिए तो आपको एकीकृत तरीके से ही शिक्षण करनी पड़ेगी ना। तो सिद्धांत के अकॉर्डिंग हमें चारों जो कौशल हैं उसके ऊपर बल देना चाहिए। और जब अधिक से अधिक अवसर की बात आती है तो हम ज़्यादा बात करते हैं एक्सपोजर की, स्पीकिंग की, तो सिर्फ यहाँ पे एक ही कौशल हो जाता है। लेकिन जो सी है उसमें चारों कौशल कहीं ना कहीं आ जाते हैं और उस पर हम बल दे रहे हैं, उस पर हम बच्चे को शिक्षा दे रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर जो सी है वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है ऑप्शन नंबर डी से, ठीक है। तो कंफ्यूज नहीं होना। सीटेट में आपको जितने आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे आपको सीटेट की लैंग्वेज जो है वो समझ में आएगी कि वो किसके ऊपर जोर देता है, किस चीज़ को ऊपर रखता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पाठी एक दूसरे के प्रति स्वीकृति का भाव रखें, इसके लिए किस तरह का कक्षाई प्रवेश उपयुक्त है? जो सहपाठी हैं एक दूसरे के लिए स्वीकृति का भाव रखें। ऑप्शन नंबर ए है विविधता और शिक्षार्थियों वाली समावेशी कक्षा, ठीक है, जहाँ पे जो अलग अलग तरह के बच्चे हैं। या फिर चयनित शिक्षार्थियों वाली समावेश कक्षा, मतलब जहाँ पे चयन किया हुआ है, मतलब हाँ ये बच्चे इधर होने चाहिए, इधर होने चाहिए। फिर है हमारे पास विविधता वाले शिक्षार्थियों वाली विशिष्ट कक्षा, मतलब उनकी जो है जिनकी जिनमें ज़्यादा वो है विविधता है, उनकी विशिष्ट क्लास होनी चाहिए। या फिर चयनित शिक्षार्थियों वाली विशिष्ट कक्षा होनी चाहिए। तो हमें देखा पता है ये इंडिविजुअल जो इंक्लूसिव क्लासरूम्स हैं उसके ऊपर बल दिया जा रहा है। समावेशी शिक्षा, समावेशी कक्षा के अंदर जो होते हैं अलग अलग बच्चे होते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे जो है हम एक दूसरे के प्रति जो स्वीकृति है उस भाव को समझते हैं और रखते हैं। तो ऑप्शन नंबर जो
अगर आपने क्या क्लिक किया होगा अपने माइंड में उससे सोच के रखें। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। उपचारात्मक शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। कौन सा उपचारात्मक शिक्षा का उद्देश्य नहीं है? ए है हमारे पास अप्रभावकारी आदतों को हटाना। बी है उन भाषा तथ्यों को दोबारा पढ़ना जो उन्होंने सही तरह से नहीं सीखे हैं। शिक्षार्थियों को अच्छी तरह से रटाना। उद्दीपन अपागमों के साथ शिक्षार्थियों में अधिगम के लिए रुचि जागृत करना। तो कौन सा जो है उद्देश्य नहीं है वो बताना है आपको। ठीक है, देखिए अगर फर्स्ट ऑप्शन देखिए, जो अप्रभावकारी आदतें हैं उनको हटाना, ये तो ठीक बात है। ठीक है, जो प्रभाव नहीं डाल रही, मतलब कुछ हमें प्रोडक्ट नहीं दे रही है, तो उसको क्यों रखना है? तो ये तो अच्छा उद्देश्य है, तो ये हमारा नहीं है, क्योंकि हमें यहाँ पे नहीं बताना है कौन सा नहीं है, तो ये तो हो नहीं सकता। फिर हमारे पास उन भाषा तथ्यों को दोबारा पढ़ना जो सही तरीके से नहीं सीखे हैं, तो ये भी ठीक है, तो ये भी हमारा राइट आंसर नहीं होगा क्योंकि इनको पढ़ना चाहिए। फिर है शिक्षार्थियों को अच्छी तरह से रटाना, तो यहाँ पे बात गलत हो जाती है। और लास्ट ऑप्शन भी देख लेते हैं कि लास्ट ऑप्शन में है कि है रुचि जागृत करना, जो भी अधिगम बच्चा कर रहा है उसके प्रति, तो ये भी ठीक है। तो क्या नहीं होना चाहिए? वो है रटाना। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। रोट लर्निंग पे भी हर साल एक क्वेश्चन आपको मिल ही जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भाषा पढ़ाते समय विद्यार्थियों की प्रतिभागिता को बढ़ाने के लिए कौन सा सबसे उपयुक्त अपागम होना चाहिए? भाषा पढ़ाते समय विद्यार्थियों की प्रतिभागिता को बढ़ाने के लिए कौन सा उपयुक्त उपागम होना चाहिए? फर्स्ट है हमारे पास संरचनात्मक, फिर है हमारे पास संप्रेषणात्मक, फिर है व्याकरण अनुवाद, फिर है हमारे पास निमंजन विधि। तो आप गेस करेंगे इसमें से कौन सा आपको सही लगता है। उनकी प्रतिभागिता को बढ़ाने के लिए क्या जो है सबसे सही विधि आपको लगती है? व्याकरण अनुवाद तो मतलब ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड हो गया। संरचनात्मक हो गया हमारे पास, वही क्रिटिक वे से जो है किया जाता है। निजमन विधि जो है वो भी आपको पता है। संप्रेषणात्मक विधि भी आपको पता है, जिसमें हम कम्युनिकेशन करते हैं। तो प्रतिभागिता के लिए कौन सा होना चाहिए? अकॉर्डिंग टू सीटेट ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। जितना हम बच्चे को कम्युनिकेशन का अवसर देते हैं, ठीक है, एक दूसरे से बातचीत करने का अवसर देते हैं, आपस के अंदर अपने विचारों को शेयर करने का अवसर देते हैं, उतना जो है उसकी प्रतिभागिता बढ़ती है, या उसको हम क्वेश्चन पूछने के लिए इनकरेज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। यदि शिक्षक सभी बच्चों की अधिगम शैली को ध्यान में रखकर शिक्षण करना चाहती है तो उन्हें क्या करना चाहिए? यदि शिक्षक सभी बच्चों के अधिगम शैली को ध्यान में रखकर शिक्षण करना चाहती है, ऑप्शन नंबर ए है बच्चों को अपनी प्रतिभा तथा अधिगम शैली को प्रदर्शित करने के लिए पाठ्य सामग्री गतिविधियों में भाग लेने की सलाह देनी चाहिए। सेकंड है विद्यार्थियों को विविधतापूर्ण शिक्षण विधियां और विविध जो गतिविधियां हैं उनके माध्यम से सिखाने के अवसर प्रदान करने चाहिए। सी है केवल एक ही शिक्षण विधि का प्रयोग करना चाहिए। और डी है अधिगम शैली की उपयोग अपेक्षा करके समान पाठ्यक्रम लागू करना चाहिए। तो अब गेस कीजिए इसमें आपको कौन सा सही आंसर लगता है। तो इसका आंसर आप देंगे कमेंट बॉक्स के अंदर कि आपको कौन सा इसका राइट आंसर लगता है। आज के लिए इतना ही। बाकी जो है नेक्स्ट सेशन के अंदर हम 20 क्वेश्चंस लेंगे और वो कल या परसों जो है अपलोड कर दिए जाएंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। स्टे ब्लेस्ड, स्टे हैप्पी। ये जो क्वेश्चंस हैं ये हर साल जो है पूछे जाते हैं। 10 क्वेश्चन अलग से निकालें तो हर पेपर में आपको कॉमन जो है मिलते ही हैं। और जो नेक्स्ट सेशन में हम 20 क्वेश्चन करेंगे वो भी आपको ऐसे ही मिलेंगे जो बहुत कॉमन है, जो हर साल जो है घूम फिरा के पूछे ही जाते हैं। उनकी बस लैंग्वेज चेंज होगी और उसमें आपका PYQ भी होता है और उसमें आपका प्रैक्टिस भी होता है और मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस होते हैं। तो ये जो है 10 आज में ये मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस थे कि ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं। और आगे जो कल 20 क्वेश्चंस हम परसों जब भी करेंगे, कल या परसों, तो उसमें भी जो सारे क्वेश्चंस मिलेंगे आप देखेंगे PYQ से बहुत रिलेटेड होंगे और वही क्वेश्चंस जो है आपको इस साल भी मिलेंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। स्टे ब्लेस्ड, स्टे हैप्पी।